वो दुकान बहुत ही खूबसूरत लहंगों, दुपट्टों, भारी भारी गहनों और शानदार चमकीली जूतियों से भरी हुई थी। मैं तो जैसे हर एक धागे, हर एक मोती और हर एक रंग में ही खो गई थी। तभी सामंथा ने मुझे लहंगों की तस्वीरों वाली एक एल्बम देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमको अपनी पसंद की कोई चीज यहां जरूर मिल जाएगी। इनको देखो और चुन लो। तुमको जो पसंद आए उनको पहनकर भी देख सकती हो। सामंथा उस सेल्स गर्ल की तरफ चली गई जो उसके रिश्ते में बहन भी थी। मैं एल्बम के पन्ने पलटाकर तस्वीरों को देखने लगी। तभी मैंने सामने की दीवार में लगे हुए आदमकद आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। मेरे कंधों तक के बाल एक चुटिया में बंधे हुए थे। आंखों पर मेकअप नहीं था। साधारण सी लिपस्टिक थी, काली टी शर्ट थी और चुस्त नीली जीन्स और पांव में रबर की चप्पलें। मेरा चेहरा उस आईने में गंभीर दिख रहा था। अब 38 की उम्र में मैं उससे जवान तो नहीं दिख सकती थी ना। अगर मैं मेकअप भी कर लेती और आधुनिक कपड़े भी पहन लेती, मेरे लिए अपनी उम्र को छुपाना आसान नहीं था। तभी सामंता ने मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा, कोई पसंद आया? मैंने कहा, मैं कोई हल्के रंग का ही लूंगी, हल्का गुलाबी भी चलेगा, शायद गुलाबी पीला। सामंता के चेहरे पर राहत साफ दिखने लगी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको तो बस यही चिंता थी कि कहीं मैं अपना मन बदलकर उस दिन की शॉपिंग को किसी और दिन पर ना टाल दूं। मेरी 38 वर्ष की उम्र में रजत शाह के साथ दूसरी बार शादी होने जा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी बार क्यों? विस्तार से बताना होगा आपको। मेरी और रजत की अरेंज मैरिज हुई थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के कपड़े भाइयों और भाभियों ने ही चुने थे। शादी के लिए और पार्टी के लिए हॉल डैडी ने चुना था। गहने इत्यादि मम्मियों ने चुने थे। सभी ने हर चीज को स्वीकार कर दिया था और शादी भी धूमधाम से हो गई थी। हमारी शादी के तुरंत बाद ही रजत के बैंक ने उसको एक नए शहर में ट्रांसफर कर दिया था और उस शहर में हम दोनों ने अपना 2 जनों का परिवार शुरू किया था। शुरू शुरू में हम एक दूसरे से थोड़े कटे कटे से रहते थे और बहुत कम बातचीत करते थे और मुझे उसके साथ रहने में कुछ कठिनाई महसूस होती थी। एक बैंकर होने के नाते रजत बहुत ही निश्चित होता था हर काम में, जबकि मेरे दिमाग में फूलों के सपने होते थे। मैं एक लंबे हनीमून पर जाना चाहती थी और अपने पति के साथ खूब शॉपिंग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे बहुत से उपहार दे और अपना पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही केंद्रित कर दे। लेकिन रजत को क्या चाहिए था, यह मैं कभी भी अनुमान नहीं कर पाई। लेकिन कुछ दिनों के बाद साथ साथ रहते हुए हम दोनों एक दूसरे के साथ सहज होने लगे। मैंने रजत को कभी भी अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बताया और ना ही उसने अपने दिमाग की बातें कभी मुझे खुलकर बताई। हम दोनों हमारे नए घर में रूममेट की तरह रहते थे, जो मिलकर एक टेलीविजन देखते थे, एक ही रसोई का प्रयोग करते थे, एक ही सोफे पर बैठते थे और एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। सब कुछ बहुत ही औपचारिक सा ही था उस घर में। ऐसा नहीं है कि हम एकदम गंभीर रहते थे, नहीं, हम भी हंसते थे, प्यार करते थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे और सभी चीजों का मजा लेते थे। लेकिन कहीं न कहीं हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुल नहीं पाए थे। फिर एक शाम को मैंने शादी के करीब 7 वर्षों के बाद पर्दा उठा देने का निर्णय लिया। डिनर के टेबल पर बात मैंने ही शुरू की। रजत, मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोला, रिमी, अगर ये बच्चों के बारे में है तो तुम मेरा निर्णय जानती ही हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए गर्भवती होना खतरनाक है और मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता हूं, तो प्लीज अब इस बारे में कोई भी बात मत करो।
मैंने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, ये बच्चे के बारे में नहीं है, ये हमारे दोनों के बारे में है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मुझे खुश रखने के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम किस चीज से खुश होते हो। तुमने मुझे कभी भी अपने सपनों के बारे में या अपनी उम्मीदों के बारे में नहीं बताया है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे बीच में एक दूरी है। जब भी तुम कुछ सोच रहे होते हो और मैं पूछती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम तुरंत ही विषय बदल देते हो। जब तुम मुझसे गुस्सा होते हो तो तुम कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करते हो, लेकिन तुम मुझे कभी ये नहीं बताते कि मेरी किस बात से तुम गुस्सा हुए थे। मैं अब तुम्हारे साथ और अधिक खुलना चाहती हूँ। वो बोला, रिनी, मेरे पास तो वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे सका जिसकी तुम इच्छा करती थी। मैंने कहा, और तुम कैसे जानते हो कि मेरी क्या इच्छाएं थी? हमने तो कभी एक दूसरे को अपनी इच्छाओं के बारे में बताया ही नहीं है। वो लगातार बोलता चला गया, हाँ, तुमने तो कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जान गया। हमारी शादी के 1 वर्ष के बाद एक शाम को मैंने तुम्हारी अलमारी खोली थी शादी की एल्बम देखने के लिए। तभी मुझे तुम्हारी डायरी मिली थी। उस डायरी में तुमने हमारी 1 वर्ष की शादी के बारे में सब कुछ लिख दिया था। मैंने उस डायरी में तुम्हारे सपनों के बारे में पढ़ा था। तुम एक शानदार शादी चाहती थी और तुम शादी की हर एक चीज खुद ही चुनकर खरीदना चाहती थी। तुम अपने सपनों के राजकुमार के साथ पहाड़ों पर हनीमून के लिए जाना चाहती थी, समुद्र के किनारों पर घूमना चाहती थी, रात को तारे गिनना चाहती थी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सका था तुम्हारे लिए। मेरे लिए तो शादी सिर्फ एक परंपरा या विधि विधान ही थी। शादी के बाद मुझे तो लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रह रहा था, लेकिन तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए थे। तुमने अपनी इच्छाओं को मार दिया था। मुझे ग्लानि महसूस हुई थी। अगर तुमने अपने सपनों के बारे में मुझे सगाई के दिन ही बता दिया होता तो शायद मैं ये सब कुछ कर पाता तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। तुम्हारी इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी हैं और मैं सबको पूरा कर सकता था अगर तुम मुझे कहती तो। अब उन दिनों को तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं, लेकिन अब मैं तुमसे खुलकर बात करना चाहता हूं और मैं और अधिक खुश हूं। 7 साल में पहली बार रजत ने मुझसे खुलकर बात की थी। इसीलिए अब मैं और रजत एक बार फिर शादी कर रहे हैं, लेकिन इस बार शादी मेरी स्टाइल में होगी। बहुत से लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ तो हमको पागल तक कर रहे हैं, लेकिन मैं ही जानती हूं कि मैंने क्या पा ली है। मुझे मेरा पति मिल गया, मुझसे खुलकर बातें करने वाला मेरा पति। ये शादी हम दोनों के लिए खास है, क्योंकि इस बार जो वचन हम दोनों लेंगे उन वचनों को तो हम पहले ही जी चुके हैं। कुछ ही दिनों में मैं और रजत हनीमून पर भी जा रहे हैं। बस यही तो जीवन है, वही करना चाहिए जिसमें खुशी मिले, बिना किसी का दिल दुखाए। बहुत बहुत शुक्रिया।